लेक्चर के अंदर हमने पाईटार्च के बारे में पाईटार्च इज़ अ डीप लर्निंग फ्रेमवर्क उसकी हम बात करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर जो मैं कंटेंट्स हैं डॉक्टर अवाद यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा में जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनके ही यूज़ करूँगा। तो आज का लेक्चर शुरू कर लेते हैं कि डीप लर्निंग फ्रेमवर्क कौन कौन से हैं, ठीक है, जो लोग यूज़ करते रहे हैं या कर रहे हैं। डीप लर्निंग लाइब्रेरीज़ जो हैं उनमें सबसे पहले आ जाती है टार्च। टार्च का नाम शायद आपने सुना हो। टार्च के अंदर जो प्रोग्रामिंग है ना टार्च फ्रेमवर्क को यूज़ करके अगर हम कोई न्यूरल नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं उसके अंदर फॉरवर्ड प्रोसेस को, उसके अंदर बैकवर्ड प्रोसेस को, उसके अंदर वेट अपडेट को, इस सारे मैकेनिज्म को अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहें यूजिंग टार्च तो हमें लुवा लैंग्वेज को यूज़ करना पड़ेगा। लुवा इज़ अ लैंग्वेज दैट इज़ जस्ट लाइक अ मैटलैब, ठीक है। अच्छा, तो इसके अलावा इसके बाद दूसरा नाम यहाँ पे जो मेंशन किया है उसका नाम है पाईटार्च। ऐसे समझ लें कि टार्च का ना पाइथन वर्जन है, इसको हम पाईटार्च कहते हैं। कि पाइथन के अंदर जो डिफरेंट इंटरफेसेस हैं उनको यूज़ करके हम टार्च जो डीप लर्निंग लाइब्रेरी है उसके डिफरेंट जो फंक्शनैलिटी है, डिफरेंट जो इसके डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम यूज़ कर सकें, ठीक है। दैट आर रिलेटेड टू ट्रेनिंग, दैट आर रिलेटेड टू फॉरवर्ड प्रोसेस, बैकवर्ड प्रोसेस, वेट अपडेट एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। अच्छा, तो बिकॉज ऑफ दैट क्योंकि पाईटार्च जो पाइथन है ये बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है तो लोगों ने ज़्यादा अट्रैक्ट किया किसकी तरफ, पाईटार्च की तरफ, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू टार्च। अच्छा, और हम अपने इस कोर्स के अंदर या इस लेक्चर के अंदर और इवन इस कोर्स के अंदर और आज के लेक्चर के अंदर अगली लेक्चर के अंदर भी इंशाल्लाह पाईटार्च को यूज़ करके किस तरह से हम न्यूरल नेटवर्क के अंदर ट्रेनिंग के प्रोसेस कर सकते हैं तो उसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें उसको इस वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। मतलब अभी हमने क्या डिस्कस करना है ये मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है कि पाईटार्च के अंदर टेंसर क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। टेंसर के साथ हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। टेंसर है क्या मैं अभी बताता हूँ आपको। इस तरह से कंप्यूटेशनल ग्राफ का आइडिया वो क्या है और उसको अगर हम यूज़ करते हैं कंप्यूटेशनल ग्राफ को तो उसके अंदर पाईटार्च के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनको यूज़ करें तो किस तरह से हम जो है वेट्स को, स्पेशली मैं आपको बताऊंगा किस तरह से बैकवर्ड पास, मतलब फॉरवर्ड प्रोसेस और बैकवर्ड पास, याद है कंप्यूटेशन ग्राफ के साथ हमने फॉरवर्ड प्रोसेस और बैकवर्ड प्रोसेस की बात की तो बिल्कुल वही बातें हमने यहाँ पे भी करनी है, ठीक है। तो वो मैं अभी इंशाल्लाह इस क्लास और इसी क्लास के अंदर आज हम ट्रेनिंग प्रोसेस भी देखेंगे किस तरह से एक न्यूरल नेटवर्क को हमने ट्रेन करना है और न्यूरल नेटवर्क को हम कैसे बाय यूजिंग डीप लर्निंग फ्रेमवर्क लाइक पाईटार्च हम कैसे न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं और बनाने के बाद फिर हम किस तरह से उस नेटवर्क को यूज़ करके ट्रेनिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह होंगी। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि पाईटार्च जो है बेसिकली ये पाइथन के अंदर बेसिकली पाईटार्च का ही टार्च का वेरिएंट है। तो इसका मतलब क्या है कि टार्च की जो सारी की सारी फंक्शनैलिटी हैं वो पाईटार्च के अंदर आपको अवेलेबल है, ठीक है। दैट आर यूज फॉर ट्रेनिंग एनी न्यूरल नेटवर्क। अच्छा, इसी के बाद एक और फ्रेमवर्क है जिसका नाम है टेंसर फ्लो। बेसिकली ये भी पाइथन के अंदर ही आपको अवेलेबल है। जस्ट मैं अगर कंपेयर करूँ ना पाईटार्च को और टेंसर फ्लो के साथ, यानी कि सिंप्लिसिटी के कॉन्टेक्स्ट में, स्पेशली जो टेंसर फ्लो का वर्जन पहला था, आज इसका वेरिएंट नंबर 2 भी है, यानी कि टेंसर फ्लो 2.0। इसका पहला वेरिएंट था टेंसर फ्लो 1.0। अगर मैं उसके साथ कंपेयर करूँ ना तो पाईटार्च के अंदर कोडिंग करना एक प्रोग्रामर के लिए बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू टेंसर फ्लो। वो इसलिए कि इसके अंदर जो प्रोग्राम का फ्लो है ना बिल्कुल नॉर्मल प्रोग्राम के फ्लो के साथ है। मतलब आपने कोई ट्रेनिंग का प्रोसेस पूरा लिखा है बाय यूजिंग पाईटार्च तो उस कोड को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है एक प्रोग्रामर के लिए। मैं इंशाल्लाह जब हम ट्रेनिंग करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। यानी कि आपने नॉर्मल ट्रेनिंग के अंदर जिस तरह से देखा होता है कि सीक्वेंस पहले एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, फिर तीसरी एंड सो ऑन। बिल्कुल पाईटार्च के अंदर भी ऐसा ही है कि दरमियान में अगर कहीं लूप आ गई है तो वो रेपिटेशन वैसे ही होगी, अगर कंडीशन आ गई है तो स्किप होगा और एक सीक्वेंस के अंदर फ्लो होता है।
एज कम्पेयर टू टेंसर फ्लो। जहाँ पे आपको वहाँ पे सेशन के साथ एक ट्रेनिंग प्रोसेस शुरू होता है और एकदम से प्रोग्राम के अंदर आपको नहीं समझ आ रही होती एज अ प्रोग्रामर एटलीस्ट जब आप स्टार्ट पे होते हैं, जब आप उसे अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं या इस टेंसर फ्लो के से आगाही आप ले रहे होते हैं, अगर आप यहाँ प्रोग्रामर अपनी कोडिंग के सीक्वेंस को मैच करें टेंसर फ्लो के साथ, तो देन आपको एक डिफिकल्टी सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो एज कम्पेयर टू टेंसर पाईटार्च, तो पाईटार्च के अंदर मैं अभी क्या बात करूँ कि पाईटार्च के अंदर कोडिंग करना आसान है, कोड को अंडरस्टैंड करना आसान है एज कम्पेयर टू टेंसर फ्लो। तो बिकॉज ऑफ दैट हम अपनी क्लास के अंदर पाईटार्च को यूज़ करेंगे। अच्छा, एक दो और रीज़न, टेंसर फ्लो जो है ना ज़्यादा पुरानी लाइब्रेरी है एज़ कम्पेयर टू पाईटार्च। अगर ज़्यादा पुरानी है इसका मतलब है इसकी डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा अवेलेबल है, मैच्योर डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है एज़ कम्पेयर टू पाईटार्च। और अगर आप इंडस्ट्री के अंदर बात करें तो डिप्लॉयमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं टेंसर फ्लो को एज़ कम्पेयर टू एकेडेमिया। एकेडेमिया में लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं पाईटार्च को, कि प्रोग्रामर तैयार है हमारे पास, उन्हें अगर पाईटार्च के अंदर कोई कोड लिखवाना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं। ठीक है, तो इसके बाद ये तीनों एक लाइब्रेरी है, लेकिन ये 6 साल पहले लोग इसको यूज़ करते थे। आज की दुनिया के अंदर मतलब बहुत ही कम इस पे काम हो रहा है। ठीक है, इसके बाद इसी का एक और वेरिएंट है डीप लर्निंग लाइब्रेरीज के, एक और लाइब्रेरी है जिसका नाम है किरास। किरास ऐसे समझ टॉप लेवल पे टेंसर फ्लो का ना, टेंसर फ्लो की बहुत सारी फंक्शनैलिटी आपको, अगर आप यूज़ टेंसर फ्लो ही करना चाह रहे हैं लेकिन अब्स्ट्रैक्ट लेवल पे यूज़ करना चाह रहे हैं, तो देन आप यूज़ करें किरास को। किरास इन अनदर फ्रेमवर्क जो कि बैकएंड पे सारी की सारी फंक्शनैलिटी यूज़ कर रहा है, किसकी, टेंसर फ्लो की यूज़ कर रहा है। ठीक है, अब दोनों में अंदर दोनों के अंदर फ़र्क क्या है कि किरास इंतहाई आसान है यूज़ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूज़ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से आसान है, जैसे मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल दूं। देखिए, आपने ना ट्रेन करना है किसी मॉडल को, ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, फॉरवर्ड प्रोसेस, बैकवर्ड प्रोसेस, वेट अपडेट, ठीक है, और एक लूप चलती है, याद है वो सारी चीज़ें, वो लूप की दफ़ा चली, यानी कई कितने नंबर ऑफ इपॉक्स आप चलाना चाह रहे हैं। तो आप देखें, मैं अगर वही कोड ना किरास पे लिखूँ ना, किरास के अंदर लिखूँ, तो मैं अगर उसका कोड लिखने की कोशिश करूँ तो तकरीबन ऐसा होगा। फर्क किया, मॉडल का नाम रखा है, एक मॉडल बनाया आपने, न्यूरल नेटवर्क बनाया आपने, जिसका नाम आपने मॉडल रखा। आप जस्ट एक कमांड लिखेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, मॉडल फिट, और यहाँ आपने जो आपकी डिज़ाइन मैट्रिक्स है उसे पास करेंगे, और आपके पास जो आपकी इस डिज़ाइन मैट्रिक्स से कॉरस्पॉन्डिंग जो लेबल है वो आप पास करेंगे, और इसके बाद आप नंबर ऑफ इपॉक्स की इंफॉर्मेशन आप पास करेंगे। जस्ट एक स्टेटमेंट लिखेंगे, तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस हो जाएगा। 2000 इपॉक इस मॉडल के लिए चलेंगी, यानी कि 2000 टाइम्स इस मॉडल ने इस वाले डाटा को देख लिया फॉर ट्रेनिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग ट्रेनिंग प्रोसेस के 2000 टाइम 200 टाइम इस मॉडल ने, मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड प्रोसेस और वेट अपडेट, ये 200 टाइम हो, सिर्फ एक स्टेटमेंट। तो इसका मतलब है इसके अंदर कोडिंग करना इंतहाई आसान, सबसे आसान है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका नुकसान क्या है कि ये फ्लेक्सिबल नहीं है। फ्लेक्सिबल से मुराद क्या, देखें, आप ट्रेनिंग के दौरान ना सम टाइम हो सकता है आप किसी वजह से आप अपने कोड को डिबग करना चाह रहे हैं, आप ये देखना चाह रहे हैं कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो भी ग्रेडियंट्स आते हैं ना, मैं उन सारे ग्रेडियंट को सम करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ ऐसा कोई प्रोसेस है नहीं कि इन बिटवीन ना, इस लूप के दरमियान, इस कोड के दरमियान मैं कुछ कर सकूँ। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि जो भी ग्रेडियंट्स कंप्यूट हो रहे हैं ना, मैं चाह रहा हूँ ये हर दफ़ा ना मैं ग्रेडियंट किसी लेयर के लिए ना उन्हें मैं ऐड करता जाऊँ किसी वेरिएबल के अंदर, किसी भी वेरिएबल के अंदर। ठीक है, ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ मैं नहीं कर सकता यहाँ पर। ठीक है, तो एनीहो जी, दो एक्सट्रीम है मैंने आपको बताई। एक तो इसके अंदर कोड करना बहुत आसान है लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं है, टेंसरफ्लो के कोड को अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। लेकिन पाईटार्च के अंदर क्या है, दोनों तरह की चीज़ें हैं, कोड भी लिखना भी आप देखेंगे आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। दूसरा, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि इसके अंदर आप किसी तरह की भी जो है ना डिबगिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कोई नई चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग प्रोसेस, आप कर सकते हैं।
अपने लॉस फंक्शन को चेंज करना चाह रहे हैं और लॉस फंक्शन के अंदर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एनी हाउ बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स हम पाईटार्च की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था डिफरेंट डीप लर्निंग लाइब्रेरीज का। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं इंतहाई अहम टॉपिक की, जो कि डिफरेंट डीप लर्निंग जो लाइब्रेरी है उनके अंदर आपको मिलेगा। मतलब मैं अभी बात करने लगा हूँ पाईटार्च के कॉन्टेक्स्ट में एक आइडिया की, जिसका नाम क्या है, टेंसर। यही आइडिया आपको टेंसर फ्लो के कॉन्टेक्स्ट में मिलेगा। ठीक है, तो मतलब सभी का एक ही है। टेंसर बेसिकली क्या है, देखें किसी भी लैंग्वेज को आप पढ़ते हैं ना, स्टार्ट में हमेशा बात शुरू होती है, अच्छा वेरिएबल क्या होता है, बिल्कुल ये वेरिएबल ही है। टेंसर इज अ जस्ट लाइक अ वेरिएबल, डाटा स्ट्रक्चर है बेसिकली। कैसा डाटा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल वैसा ही जैसा नमपाई है। ठीक है, नमपाई की तरह ही डाटा स्ट्रक्चर है, मतलब क्या, एन डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर, एन डायमेंशनल अरे है और कुछ भी नहीं। ठीक है, लेकिन इसके इसे अगर हमारे पास नमपाई ही थी, नमपाई हमारे पास अगर टू डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर है, तो फिर इसकी क्यों जरूरत पड़ी। ये ना स्पेशलाइज्ड डाटा स्ट्रक्चर है। किस कॉन्टेक्स्ट में, कि जब आप, बड़ी तवज्जो प्लीज आपने फरमानी, मतलब आप देखें जरा, ये इसकी स्पेशलिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। आप बात करते हैं, सीपीयू का नाम सुना आपने, जीपीयू का नाम सुना जी, सीपीयू का नाम सुना हुआ है, जीपीयू का नाम भी सुना है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और एक और भी है प्रोसेसर जिसका नाम है टीपीयू। नाम सुना है इसका, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छा जी, सीपीयू के अंदर जनरली क्या होता है, बता सकते हैं फर्क, किसी को पता है? इसके अंदर नंबर ऑफ, लफ्ज सुना होगा, ये है सीपीयू, इसके अंदर जो नंबर ऑफ कोर। अच्छा, इनके सभी के साथ आपने, मैं एक आईडी के साथ ना जस्ट कंपेयर करने लगा हूँ, इसके मतलब इन सभी के दरमियान फ़र्क, बड़ी सारी डिफरेंट एस्पेक्ट से हम फ़र्क कर सकते हैं, लेकिन एक एस्पेक्ट मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो मेरे ख्याल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है द आइडिया ऑफ नंबर ऑफ कोर्स। आपने सुना होगा ये सीपीयू है, इसकी ना, इसकी 4 कोर हैं या इसकी 16 कोर है, तो बस सुना, कोर से क्या मुराद है, अंदाजा है आपको? शाबाश, इंडिपेंडेंटली प्रोसेसिंग यूनिट्स। यानी क्या मतलब, मैं कहता हूं 4 प्रोसेसर, 4 कोर है, इसका क्या मतलब है, 4 प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। 4 प्रोसेसिंग यूनिट क्या मतलब, हर प्रोसेसिंग यूनिट के अपने रजिस्टर हैं, अपना एएलयू पार्ट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, अपना कंट्रोलिंग यूनिट है, चारों का। ठीक है, अगर मैं 4 की बात करता हूं, और जनरली जा, ठीक है, ये बात समझ आ रही है ना, 4 हैं, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ कोर जैसे ही ज्यादा होंगी, क्या फायदा होगा इसमें हमें, अच्छा, प्रोसेसिंग जो स्पीड है, मतलब फॉर इंस्टेंस अगर आप चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर पे ना, हमारे प्रोसेसर पे मल्टी प्रोसेस पैरेलल प्रोसेसिंग हो सके, पैरेलली मल्टीपल टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहा हो हमारा कंप्यूटर ना, तो इसका क्या मतलब है, उसमें नंबर ऑफ कोर बढ़ा दें। ठीक है, नंबर ऑफ कोर बढ़ाना मतलब मल्टी प्रोसेसिंग जो टास्क हैं उन्हें आप फैसिलिटेट कर रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा जी, यानी कि क्या मतलब, कोर्स के बढ़ाने से मल्टी प्रोसेसिंग वाली फैसिलिटी आपको अवेलेबल होती है। अच्छा, अब जरा बड़ी सीपीयू के कॉन्टेक्स्ट में जनरली ये जो मैंने रेंज लिखी है ना, तकरीबन ऐसे ही होती है, 4 से 16 कोर तक ही आपको प्रोसेसर मिलते हैं। इसी तरह से अगर मैं जीपीयू की बात करूँ ना, तो यहाँ पे थाउजेंड्स के अंदर ना, थाउजेंड्स की रेंज के अंदर बेसिकली, लफ्ज़ मैं थाउजेंड्स कह दूँ तो ज़्यादा मुनासिब है, थाउजेंड्स के अंदर बेसिकली क्या है, कोर्स हैं। ठीक है, इसके अंदर नंबर जैसे 4 to 5 लिखा, इसके अंदर थाउजेंड्स के अंदर, और जबकि टीपीयू के अंदर बात करूं तो मिलियंस के अंदर है, क्या, कोर्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है, कंप्यूटेशनल पावर,
प्रोसेसिंग पावर, पैरेलल प्रोसेसिंग पावर सबसे ज़्यादा किसके अंदर है? सीपीयू के अंदर। उससे कम किसके अंदर है? जीपीयू के अंदर। उसके बाद लेकिन एक्सपेंस वाइज देखे जाएं तो सबसे महंगे कौन से हैं? बिल्कुल उल्टे ना, टीपीयू ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। और डीप लर्निंग ये डेडिकेटेड है बेसिकली डीप लर्निंग टास्क परफॉर्म करने लिए, डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क के लिए, ठीक है, एज कंपेयर टू जीपीयू एंड सीपीयू। जीपीयू भी बेसिकली हम डीप लर्निंग जो हमारे मॉडल्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए हम उन्हें यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी आप आम टास्क के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आम यानी कि ऐसे नेटवर्क जो डीप लर्निंग नहीं है उनकी ट्रेनिंग के लिए भी आप जीपीयू को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन टीपीयू के बारे में सिंपली यही कहा जाता है कि इसको ना डीप लर्निंग जो मॉडल है उनकी ट्रेनिंग के लिए आप इन्हें यूज़ करें, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए लोग इस तरह कम जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जीपीयू, ठीक है। तो जीपीयू बेसिकली, अच्छा अब जरा मैं, हाँ जी, इस तीनों की बेसिक समझ अंडरस्टैंडिंग आ गई। अच्छा जी, अब जरा हम बात करेंगे टेंसर की। टेंसर को मैं जरा लेड करने लगा हूँ सीपीयू के साथ, जीपीयू के साथ और टीपीयू के साथ। बेसिकली देखें, जो जीपीयू है ना, ये जिस यूनिट को प्रोसेस करता है ना इन पाईटार्च, उसका नाम है टेंसर। जबकि सीपीयू जो है ना, जिस यूनिट को प्रोसेस करता है, जिस वेरिएबल को प्रोसेस करता है, उसका नाम है, मैं एन डायमेंशनल डाटा के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, ठीक है, उसका नाम क्या है? नमपाई का डाटा भी हो सकता है और टेंसर का भी हो सकता है, एन डायमेंशनल टेंसर भी हो सकता है। यानी कि हमारा डाटा इस टेंसर के अंदर है या इस वेरिएबल नमपाई अरे के अंदर है, दोनों को प्रोसेस कर सकता है क्या? दोनों पे कंप्यूटेशन कर सकता है सीपीयू। लेकिन जो जीपीयू है ना, ये सिर्फ जिस वेरिएबल को प्रोसेस करता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है टेंसर, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, एक बड़ी अहम बात, मैं ना एक चीज, मैं यहां जस्ट एक चीज हाईलाइट करना चाह रहा हूं। यहां लिखा है दे कैन बी यूज्ड ऑन जीपीयू फास्टर कंप्यूटेशन। मैं ना जस्ट इसकी एक एग्जांपल आपको देना, कोई बता सकते हैं जहां पे आपने देखा हो कि यहां पे वाकई बड़ी फास्ट कंप्यूटेशन की रिक्वायरमेंट है? यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग के कॉन्टेक्स्ट में दोबारा से मैं बात कर रहा हूं, कोई टास्क ऐसा बता सकते हैं जो आपने अभी पढ़ा हो इस क्लास के अंदर, जहां आप समझते हैं कि हर कंपोनेंट का जो ऑपरेशन है ना, ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग की बात पर, मैं पैरेलल प्रोसेसिंग की जो बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पैरेलल प्रोसेसिंग की ना। और हमने कहा ये जो कोर हैं ये हमें हेल्प करते हैं कि एक कोर से एक टास्क करवा लें, दूसरी कोर से दूसरा, तीसरी कोर से तीसरा, और सभी को फिर एट द एंड आप सम अप कर लें, कंबाइन कर लें, ठीक है। कोर का यही फायदा है ना, जितनी ज्यादा कोर होंगी उतनी ज्यादा आप पैरेलल प्रोसेसिंग करवा सकेंगे, ठीक है। कोई एग्जांपल बता सकते हैं जहां पे आपने देखा कि इसके साथ हम बड़ी फास्ट कंप्यूटेशन कर सकते हैं? जी, शाबाश, कॉन्वोल्यूशनल ऑपरेशन याद है? कॉन्वोल्यूशनल ऑपरेशन के अंदर क्या हो रहा था, ये देखें जरा, मैं अगर इमेज खोल पाऊं तो शाबाश, क्या ख्याल है? देखें, ये देखें जरा, यहां पे ये हमारा इनपुट इमेज है, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क की अभी इंशाल्लाह बात करें। अभी हम न्यूरल नेटवर्क की बात तकरीबन हमने कंप्लीट कर ली हुई है पिछले कोर्स के कॉन्टेक्स्ट में। इस कोर्स के अंदर इंशाल्लाह कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क की मैं बात करूंगा। वहाँ पे बेसिकली इमेज का साइज जनरली बहुत बड़ा होता है, इमेज का साइज छोटा नहीं, मतलब आज की दुनिया के अंदर इमेज का साइज 1000 बाई 1000 है या 2000 बाई 2000 है, इससे भी बड़ा। तो वहाँ पे हमने एक कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करना, इनपुट, ये हमारा इनपुट इमेज है, और फर्ज किया मैं कहता हूँ 3x3 का फिल्टर यूज करके करना। अब देखें, ये 3x3 का फिल्टर इस वाले रीजन पे लगा, इस वाले रीजन पे इसने एक आउटपुट देनी है, ठीक ऐसे ही है ना, इस पिक्सल के लिए, इस पोजीशन के लिए आउटपुट इसने देनी। हम ये वाला टास्क किसी पर कोर को असाइन कर दें, और अगला वाला टास्क, ये देखें जरा, ये वाला टास्क है, इसके साथ अगला वाला टास्क, बड़ी देखें जरा, ये एक अगला वाला टास्क कैसे होगा? अगला वाला टास्क इस वाले रीजन के अंदर है। शाबाश, मुझे ये बताएं, ये दोनों जो ऑपरेशंस हैं ये आपस में डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब है अगर इंडिपेंडेंट है तो आप डिफरेंट कोर से दे दें, डिफरेंट प्रोसेसर को दे दें, वो इंडिपेंडेंटली से कंप्यूट करें। तो हम ये काम जो है बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ
जीपीयू और बाय यूजिंग द आईडिया ऑफ टीपीयू मल्टी जो प्रोसेसर हैं, मल्टीपल जो कोर्स हैं उनके अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो डीप न्यूरल नेटवर्क के अंदर ये कन्वोल्यूशन ऑपरेशन तो आम सी बात है। तो बिकॉज ऑफ दैट लोगों ने कोर्स को, नंबर ऑफ कोर्स को ऐड कर दिया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जरा आ जाते हैं टेंसर। मैंने कहा जीपीयू जो है वो टेंसर पे कंप्यूटेशन करता है और उसके साथ अब जरा टेंसर के कॉन्टेक्स्ट में जरा बात करते हैं। हाँ जी, ये फास्टर की बात समझ आ गई। अब देखें जी, मैंने एक जो है ना वेरिएबल बनाना है, एक मैट्रिक्स बनानी है, एक टेंसर बनाना है, तो वो मैं कैसे डिक्लेयर करूंगा या कैसे डिफाइन कर सकता हूं? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टार्च को इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट टार्च। अच्छा, बल्कि इससे पहले मैं एक और बात कर दूं, प्लीज़ मैं अस्यूम करूंगा कि आपने एक एनाकोंडा एनवायरनमेंट बनाई होगी और उसके अंदर आपने पाईटार्च को इंस्टॉल किया होगा अपनी मशीन के ऊपर। ठीक है, अगर आपको ये बातें सारी समझ हैं तो कैरी ऑन करते हैं। अगर आपको नहीं भी समझ तो इंशाल्लाह मैं आपको शेयर कर दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा, जहां से आप अपनी मशीन के लिए जो है ना पाईटार्च को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, जितनी मैं आपको असाइनमेंट अभी आज के बाद दूंगा, जो अभी एक असाइनमेंट इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर मिल जाएगी, जो मिड एग्जाम के अंदर भी आएगी, जिसके अंदर से यानी कि उसी का मिलता जुलता कोड, ठीक है, उसी की वेरिएशन कोई आ सकती है। तो मैं चाहूँगा प्लीज़ अपने मशीन पे अपने पाईटार्च को ज़रूर इंस्टॉल करना है। ठीक है, ताकि हैंड्स ऑन आपके पास एक्सपीरियंस हो, ताकि आप खुद से एक न्यूरल नेटवर्क बना सकें और उसकी ट्रेनिंग कर सकें बाय यूजिंग पाईटार्च बिफोर मिड एग्जाम। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, मैंने इंपोर्ट कर लिया टार्च को, पहले इंस्टॉल किया है, उसके बाद हम कोड लिखने लगे हैं। तो मैंने इंपोर्ट किया टार्च को, उसके बाद क्या करना है जी, लेकिन आपने रैंडमली, मैं बेसिकली चाह रहा हूँ कि 2x3 की एक मैट्रिक्स बनाऊँ। ठीक है, उसके अंदर रैंडम वेट्स आए, कहाँ से, रैंड वाले फंक्शन, डॉट डॉट रैंड। रैंड फंक्शन है जो हमें रैंडमली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नंबर देता है। मतलब क्या, 0 से 1 के दरमियान कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, तो वो हमें एक्स वेरिएबल के अंदर रखवा सकते हैं। इसी तरह रैंड एक और फंक्शन है, 3x2 की मैट्रिक्स है। अगर मैं प्रिंट कराता हूँ तो ये मुझे क्या शो करेगा, इसकी वैल्यूज शो करेगा। ठीक है, मैं अभी आपको डिमॉन्स्ट्रेट भी कुछ करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, इसी तरह से अब देखें ज़रा, मैं सिर्फ इंटरेस्टिंग बात, अभी मैंने देखे, मैंने आपको शो किया कि किस तरह से हम 2x3 की या 3x3 की मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब देखें ज़रा, वो सारे फंक्शन जो पाइथन के हैं, ठीक है, नमपाई के हैं, उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं टेंसर के साथ, टार्च के साथ, पाईटार्च के साथ भी। वो कैसे करके, आप एक अगर टेंसर बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर सारी वैल्यू ही 0 आए और एक वेक्टर बनाना चाहें, तो बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट आप कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा जी, शाबाश, ऐसा करने से क्या होगा बता सकते हैं? 5x3 की एक मैट्रिक्स बनेगी, उसके हर एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। अच्छा, इसी तरह से देखें जरा, अगर आप चाहें ना, मैं कोई अपना डाटा रखना चाहूँ किसी टेंसर के ऊपर, तो आप रख सकते हैं। कोई एरे बनाना चाह रहे हैं, 1 डायमेंशनल एरे, जिसके अंदर ये एलिमेंट्स रखना चाह रहे हैं आप, तो अगेन बाय यूजिंग दिस सिंटैक्स, टेंसर टॉर्च और टेंसर, और आगे ब्रैकेट्स के अंदर आप लिख दें क्या, वो अरे जो आप उस टेंसर के अंदर वो एलिमेंट लिखते हैं जो आप उस टेंसर के अंदर रखवाना चाह रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात, आपने किसी भी नमपाई अरे का साइज देखना होता तो क्या करते थे जी, शाबाश, डायमेंशन कैसे चेक करते थे, कैसे करते थे? शेप के नाम से सुना है कोई वेरिएबल, कोई एट्रीब्यूट? बिल्कुल आप अप्लाई कर, एक्स डॉट लिखें, एक्स डॉट शेप, तो ये क्या करेगा, ये आपको क्या आउटपुट देगा, क्या आउटपुट देगा, डायमेंशन बता देगा। ठीक है, तो इस शेप को यूज कर लें या साइज को यूज करें, तो दोनों को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स की जो डायमेंशन है उसे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट 1 मिनट के लिए जरा मैं कुछ ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम 2 टेंसर को ऐड करना चाहें, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे 2 अरे को ऐड करना था,
numpy array ऐड करनी थी, ऐसे हम 2 टेंसर को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका सिंटैक्स क्या है, जस्ट जैसे हमने यहाँ पे 2 अच्छा यहाँ पे रैंड n डॉट डॉट रैंड n, ठीक है, n से मुराद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये डाटा जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया है। ऐसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन 0 है और जिसकी स्टैंडर्ड डिविएशन 1 है। तो यहाँ पे बेसिकली -1 नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर हो सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। तो रैंड n तो यहाँ पे हमने 4/4 की मैट्रिक्स डिफाइन कर ली है। यहाँ दूसरा x एक टेंसर है जिसकी डिमेंशन 4/4 है, y हमारे पास अनदर टेंसर है जिसकी डिमेंशन 4/4 है। मैं इसे ऐड करना चाहूँ तो बाय यूजिंग डॉट ऐड, इस वाले फंक्शन को यूज़ करके मैं 2 टेंसर को ऐड करना। इंपॉर्टेंट बात यह है दोनों की डिमेंशन कंपैटिबल होने चाहिए, ठीक है। अच्छा इसी तरह से ना सिर्फ मैं ऐड, ये देखें एक तो फंक्शन को मैं ऐड करूँ, अगर आप जस्ट ये भी लिखेंगे ना वाई ऑपरेटर प्लस बिकॉज प्लस इज ओवरलोडेड, तो आप अगेन एडिशन कर सकते हैं। इस तरह से सब्ट्रैक्शन है, जस्ट माइनस कर दें, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो स्टैरिक लिखते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन सो, बिल्कुल वही जो पाइथन के साथ numpy array के साथ आपने देखा। अच्छा इसी तरह से इंडेक्सिंग वाला इंटरेस्टिंग मामला, वही जो पहले आपने देखा है टेंसर के साथ भी ऐसे ही है। फर्ज किया मेरे पास है यहाँ पे 2D टेंसर है, तो मैं इसको स्लाइस करना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे मतलब एक न्यूरल नेटवर्क है, उसकी दरमियान किसी हिडन लेयर पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं 2 ब्रांचेस बना ली नेटवर्क की फॉर इंस्टेंस। तो मैं चाह रहा हूँ एक ब्रांच पे ना मैं जो पहली, मतलब यहाँ से नज़र आ रहा है क्या, पहला कॉलम, सारी रो पहला कॉलम, मैं उसका डाटा सेंड करना चाह रहा हूँ, और दूसरी ब्रांच पे मैं जो दूसरा कॉलम है उसका डाटा सेंड करना चाह रहा हूँ। तो आप लिखेंगे कॉलन डॉट कॉलन कामा 2, ठीक है। तो स्लाइसिंग बिल्कुल वैसे ही, इंडेक्सिंग का आइडिया स्लाइसिंग का आइडिया वैसा ही है जैसे आपने numpy array के साथ देखा, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से कुछ और इंटरेस्टिंग ऑपरेशन देखें। आपने numpy array के बारे में आपने देखा फ्लैटन, याद है फ्लैटन फंक्शन, बिल्कुल ये इसको यहाँ पे भी यूज कर सकते, किसी टेंसर के साथ भी यूज कर सकते। ये क्या करेगा, मतलब मेरे पास ये 4/4 की मैट्रिक्स है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए जी 16, इस बात को ध्यान में रखना है आपने। तो अगर आप इसके साथ लिखें x डॉट फ्लैटन, तो ये क्या कर देगा, 1 डायमेंशनल अरे बना देगा, ठीक है। और उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 16, दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा अब इसका अल्टरनेटिव, मतलब आप पाइटार्च के अंदर फंक्शन है, उसका नाम क्या है, x डॉट VIEW, व्यू। अपने डाटा को आप कैसे व्यू करना चाह रहे हैं, मैं कहता हूं मुझे ना तुम 16 एलिमेंट ऐसे करके दिखा दो। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, वही काम होगा जो फ्लैटन करता है। 16 डाटा आपको नजर आएगा इन 1D अरे, ठीक है, 1 डायमेंशनल टेंसर के तौर पे आपको डाटा नजर आ जाए, ठीक है। अच्छा और बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखें जरा, इसी तरह से यानी कि फ्लैटन की मैंने आपको बताया, व्यू के साथ आप फ्लैटन वाला काम भी कर सकते हैं जैसे ये किया। इस तरह से व्यू के साथ रीशेप वाला काम भी कर सकते हैं, जैसे रीशेप के साथ आपने क्या किया, किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी आप मैट्रिक्स को उसकी डायमेंशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या बात है कि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स वही रहने चाहिए, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे व्यू पे लिखा है, व्यू के साथ क्या किया है, x डॉट, बड़ी तवज्जो से प्लीज, अभी मैं क्विज लूंगा तो उसके अंदर आपसे पूछूंगा, अभी क्लास के अंदर ही पूछूंगा, गौर करना है आपने। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं हमारे पास x के अंदर 16। मैं ये स्टेटमेंट लिख देता हूं, ठीक है, कि मैंने लिखा कि कॉलम के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए ना वो कितने आए 8, और रो के बारे में आपने कहा खुद डिसाइड करो, ठीक है। तो शाबाश बताएंगे, अगर मैं z की डायमेंशन शेयर करना चाहूं, मैं कहूं प्रिंट z कामा साइज या z कामा शेप, तो क्या प्रिंट होगा 2,8, समझे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 16। ये बात समझ आ रही है कि नहीं, देखे ना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 16, बड़ी गौर से देखिएगा। मैं यहां पे आ गया, मैं व्यू मैंने लिखा
एक्स डॉट वी यू, मैंने यहां लिख दिया -1 कामा 8। तो यहां ये इंफॉर्मेशन, ये जो पाइथन का ट्रांसलेटर है ना, ये खुद फिल करेगा। वो इंफॉर्मेशन क्या होगी जी, क्या होगी वो इंफॉर्मेशन? क्यों? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? 16 है। वो चाहे ये वाली अरे है, क्योंकि एक्स को ही हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी एक्स जो मैट्रिक्स है, ठीक है, मैं उसको चेंज करके एक्स ये वाली इसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, सही है। तो यहाँ पे क्या आएगा? चूंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितनी है? 4/4, वो कितने हो गए? 16। जरा गौर से देखिएगा, अब टोटल 16 है, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या नंबर एलिमेंट लिखूं? टोटल मुझे पास 16 है, क्या लिखूं कि दोबारा से 16 हो जाए? यहाँ पे क्या वैल्यू आनी चाहिए कि 16 डिवाइडेड बाय, ठीक है, यानी कि ये मैं ऐसे करके लिख दूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि इनिशियल डिमेंशन मेरी एक्स की थी, डिमेंशन क्या? 4,4। मैंने 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 8 कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या आएगी? नई डिमेंशन आएगी। तो ये क्या आएगी? ये क्या आएगी? 2। ये बात समझ आइए? ये जानबूझ के ये मैंने प्रोसेस किया था आगे आपको समझ आ जाए। अभी ये मैं क्विज लेने लगा ना आपसे 1000 नंबर का ठीक है। अच्छा, ये डिमेंशन नीचे सारी लिखी है, ये समझ आ गई सभी? ये मैंने प्रिंट सभी को करवा लिया हुआ है। ये जी एक्स को, वाई को, यहाँ एक्स को कराया, यहाँ वाई को, उनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू नज़र आ रही है। चलें जी, सवाल ये है आपके पास। चलें जी, शाबाश। और टाइम भी बता दिया, 30 सेकेंड्स है। ये मेरे पास है, ये मेरा टेंसर है जिसका नाम एक्स है, ठीक है। ये उसकी डायमेंशन है, ठीक है। अब आपसे सवाल ये है कि यहां बताएं कि क्या जो पाइथन का ट्रांसलेटर है वो यहां वैल्यू क्या रखेगा? जी शाबाश, जल्दी से शाबाश, जल्दी से करें जी। वेरी सिंपल, मुश्किल नहीं बात जी। शाबाश, जल्दी से करें, जल्दी करें, मैं भी करता हूं। जी, कई उन्होंने कर लिया, शाबाश। हाँ जी, किसने कर लिया जी? उन्होंने बता दिया 8। कैसे आया जी? ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आया? 307 307, श्योर, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर दें, नंबर ऑफ हमें पता है एलिमेंट सेम है ना, काउंट टोटल सेम रहना चाहिए। तो ये क्या है जी? ये क्या है? 372 और इसका अच्छा, और ये 384। अब सिंपल आप क्या करें, इसको इस पर डिवाइड कर दो, आंसर क्या आ जाएगा? 8। सही है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहने ना, तो इनके एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दें, इसको एलिमेंट को माइनस को निकाल के मल्टीप्लाई करें, और जो आंसर आए इसको इस पे डिवाइड कर दें जैसे हमने यहाँ पे किया, तो आंसर क्या आ गया? 8। तो यहाँ पे बेसिकली एलिमेंट क्या आएंगे? डायमेंशन के अंदर क्या आएगा? 8। पेपर के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। चलेंगे, अच्छा जी, इसी तरह से और बड़े सारे ऑपरेशंस हैं, जैसे वंस आपने देखा है नमपाई के साथ, तो यहाँ टेंसर के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसा करने से 1 डायमेंशनल अरे बनेगी जिसके अंदर इतने नंबर ऑफ वंस होंगे जितने आपने यहाँ मेंशन किए हैं। अच्छा, अब और बड़ा ही इंटरेस्टिंग का, बड़ी ही तवज्जो फरमानी है प्लीज़ आपने देखें, ये काम बहुत दफ़ा आपको करना पड़ेगा जब आप अपने कोड को डिबग करेंगे या अपने कोड के अंदर कोई चेंज करना चाह रहे हैं, या फॉर इंस्टेंस आप 2 मॉडल हैं उन्हें आप जोड़ना चाह रहे हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो इस तरह का कोड मैंने काफ़ी यूज़ किया और मैं चाह रहा हूँ आपको भी पता हो। ये जो पहली लाइन है देखिए जरा, इस लाइन से क्या हुआ जी? मैंने एक टेंसर बनाया, ठीक है। उसके बाद ये स्टेटमेंट जरा देखें, ये फंक्शन देखें जरा जी, ये क्या करेगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम कन्वर्जन की बात करने लगे, कन्वर्जन बिटवीन नमपाई अरे
एंड बिटवीन पाईटार्च टेंसर कन्वर्ट, बिल्कुल ऐसे जैसे आप आम लैंग्वेज के अंदर करते हैं ना, डबल को मैंने इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर दिया या इंटीजर को डबल के अंदर, उस तरह की है कन्वर्जन। तो यहाँ इन दोनों डाटा स्ट्रक्चर को हम आपस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास फंक्शंस हैं। आपके पास अगर टेंसर है ना, पाईटार्च टेंसर है, उसे आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं नमपाई के अंदर, जस्ट आप उसके साथ लिखते हैं कि क्या नमपाई, तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएगा? ऑटोमेटिकली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जी? अच्छा देखिए, मैं अभी तक ना आपको टेंसर के बारे में ऐसे ही बता रहा हूँ डर से, लेकिन उसके फर्क की अभी बात नहीं मैंने की। ये अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर तक ही ना फर्क आपको नजर आना चाहिए। हाँ, इसके अंदर तो और बड़ी सारी चीजें हैं जो कि आम नमपाई अरे के अंदर नहीं होती। टेंसर फर्क है, आल्दो मैंने आपको बिग पिक्चर में यही बताया कि ये भी n डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके अंदर कुछ और खसूसियात भी हैं। ठीक है, वो क्या है मैं अभी आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ ऐसा करने से आप बी क्या हमारा हो गया? इट्स अ नमपाई अरे। इसी तरह से आप देखें जरा, ये तो शायद आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसका एक्सपीरियंस तो आपको शायद बहुत ही कम हो, लेकिन ये वाला एक्सपीरियंस ना आपका बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है, कौन से वाला एक्सपीरियंस? कि आपका नमपाई डाटा है, उसको आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसके अंदर? टेंसर के अंदर। जनरली देखें ना, आप इमेज रीड कर रहे हैं, ओपन सीवी के फंक्शन को कॉल किया, यूज किया और इमेज को रीड कर लिया, वो डाटा आप नमपाई अरे के अंदर है। अब आप चाह रहे हैं कि मैं जीपीयू के अंदर ट्रेनिंग के लिए उसे यूज करूं, वो मेरा जितना भी डाटा है, ठीक है, वो जितने मेरे इमेजेस हैं, तो अगेन क्या जरूरत, किस बात की जरूरत होगी? उस नमपाई अरे के डाटा को कन्वर्ट करने की किसके अंदर? टेंसर के अंदर। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मुलेशन आप क्या कर सकते हैं? नमपाई की अरे के डाटा को आप, हाँ जी, टेंसर के अंदर करें। अब बी आपका क्या है? टेंसर। बात समझ आ रही है? ठीक है, ये नमपाई क्या था ना फंक्शन, ये नमपाई अरे थी, वन वैल्यूज थी उसके अंदर सारी, उसको आपने कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर? टेंसर के। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना आपने। अच्छा जी, इसी तरह से कुछ और फंक्शन है, जैसे मल्टीप्लिकेशन। आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं बाय यूजिंग, और दो मैट्रिक्स कौन सी? जो टेंसर मैट्रिक्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो हमें अगेन पाईटार्च के फंक्शन अवेलेबल है जिसका नाम क्या है? mm। उसको आप दे दें दो मैट्रिक्स, दो टेंसर, और इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या है? दोनों टेंसर की जो डायमेंशन है कंपैटिबल होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पहले आप, हमें पता है मल्टीप्लिकेशन उस वक्त नहीं हो सकती जब तक दोनों मैट्रिक्स की डायमेंशन आपस में कंपैटिबल ना हो। जैसे यहाँ पे 2/3 है और यहाँ पे, यानी कि ये डायमेंशन एक जैसी होनी लाजमी है। ठीक है, तो बिल्कुल वही बात पुरानी वाली यहाँ पे भी है। अच्छा जी, अब mm को यूज करें तो ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा ना सिर्फ ये मैं बात किया 2D अरे की, 2 डायमेंशनल डाटा की। अगर आप हाई डायमेंशनल डाटा, जैसे कि मैं कहूँ 3D डाटा है, उसकी मल्टीप्लिकेशन भी करना चाहे ना तो आप कर सकते हैं बाय यूजिंग अनदर फंक्शन दैट नेम इज अ बैच मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अच्छा ये देखिए, ये 2D अरे की तरह, ये बात तो पुरानी ही ना, 2D मैट्रिक्स। अब ये डायमेंशन नहीं ऐड हुई है 3 डायमेंशनल डाटा। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके फॉर इंस्टेंस दो बैचेस हैं, किसी वजह से आप दोनों बैचेस के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके इमेजेस है ना, मैं कहता हूं ये इमेज है फॉर इंस्टेंस, ये भी एक इमेज है, लेकिन हैं कितने? 10 हैं। ठीक है, इनके बैच 1 के अंदर कितने टोटल इमेजेस हैं, कितनी अरे हैं? 10 हैं। किस साइज की? ये है मेरे पास 3/4 की। इसी तरह से ये भी है 3/4 की। टोटल कितनी है? 10 है। ठीक है, 10 मैट्रिक्स मैं कह सकता हूं 10/3/4। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? इसी तरह से मेरे पास ये मेरा बैच ए है, जिसे मैं कहता हूं बैच ए। ठीक है, बैच के अंदर मेरे 10 इमेजेस हैं या 10 अरे हैं। इसी तरह से मेरा दूसरा बैच भी है, उसके अंदर भी इमेज कितने हैं? 10 हैं, लेकिन उनकी डायमेंशन क्या है? 4, 5। ये इस तरह से 10 इमेजेस हैं। अब देखें, मैं इसकी साइज है 4/5। चूंकि हर एलिमेंट आपस में, मैं उस वक्त तक इनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता जब तक इनकी डायमेंशन आपस में कंपैटिबल ना हो। कौन सी वाली डायमेंशन? एक तो ये वाली, और दूसरी कौन सी वाली? हाँ जी,
दूसरी, हाँ जी, कौन सी वाली वाला, 4 और ये आपस में कंपैटिबल होंगी तो ही हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ऐसा करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी, शाबाश, बता सकते हैं उसका क्या साइज होगा? जी, हाथ खड़ा करके बताएं। 10, 3, 5। ठीक है। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको बेसिक कुछ ऑपरेशंस बता दिए। इसके अलावा और बड़े सारे ऑपरेशंस हैं, जैसे यहाँ पे लिखे हैं MM की बात कर ली, BMM की बात कर ली। इसके अलावा है कैट की, कंकैटिनेट से, कि आप दो मैट्रिक्स को आपस में कंकैटिनेट करना चाहें हॉरिजेंटली या वर्टिकली, दोनों तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल नीचे आपको ये लिंक शेयर है, आप वहाँ पे इनके बारे में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और भी फंक्शन है, जैसे यहाँ लिखा है स्क्वीज और अनस्क्वीज। किसी की डायमेंशन कम करनी हो, स्क्वीज को कॉल कर लें, डायमेंशन बड़ी करनी हो, अनस्क्वीज को कॉल कर लें। तो अगेन इसकी एग्जांपल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, प्लीज इस वाले लिंक को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी, इस तरह से आप जरा थोड़ा सा कंप्यूटेशनल ग्राफ की बात कर लें। ये कुछ बेसिक ऑपरेशन थे जो किसी भी टेंसर पे हम अप्लाई करते हैं। अब देखिए जी, कंप्यूटेशनल ग्राफ, बिल्कुल वही बातें जो हम पहले कर चुके हैं। कंप्यूटेशनल ग्राफ के कॉन्टेक्स्ट में वही बातें यहाँ पे मैं मेरे पास बड़ी तवज्जो से अब आपको कुछ टेंसर के हवाले से मैं और नमपाई जो 2D एरे है उसके साथ ना कुछ फ़र्क की बात यहाँ पे नज़र आनी शुरू होगी कि ऐसे फीचर आपके नमपाई एरे के अंदर नहीं थे जो इस वाले टेंसर के अंदर होंगे। जो नमपाई की n डायमेंशनल एरे है उसके अंदर वो फीचर नहीं थे जो यहाँ पे टेंसर के अंदर है। वो क्या क्या है, जरा वो उसको यहाँ पे लिस्ट करते हैं, या यहाँ पे इंशाल्लाह वो आपको डिटेल से नजर आएंगे। देखें जी, मेरे पास हमारे प्रोग्राम के अंदर ना दो तरह का डाटा होता है। एक जिसे हम कहते हैं इनपुट डाटा, जो हमारे इमेजेस भी हो सकते हैं या कोई और डाटा भी हो सकता है। ठीक है, किसी एक्सेल शीट के अंदर पड़ा हुआ डाटा भी हो सकता है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे लेबल भी हो। ये समझे इमेज है, ये इमेज है, और इसके अंदर हमारे पास ये मेरी एक्स मैट्रिक्स है। ये क्या है? एक्स इज अ 2x2 मैट्रिक्स। उसके अंदर भले मैंने डाटा 1 1 ही रखा है, ये समझ लीजिए, ये है, ये मेरी एक्स मैट्रिक्स है। ये कहते मेरी पहली ट्रेनिंग सैंपल है, ये मेरी दूसरी ट्रेनिंग सैंपल है। ऐसे ही इसका पहला फीचर, इसका दूसरा फीचर। ठीक है। और इसी तरह से मैंने एक वाई मैट्रिक्स बना ली है, जिसके अंदर बेसिकली क्या है, अगेन कोई डमी वैल्यूज रखी है बेसिकली। इसकी साइज क्या है? इसका साइज क्या है? 2x2। इसका साइज क्या है जी? 2x1 ही होना चाहिए। 2 बाय, हाँ जी, क्या होना चाहिए वैसे? अगर मैं मशीन लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो क्या होना चाहिए? डिज़ाइन मैट्रिक्स अगर मैंने ये बनाई है, इसका क्या होना चाहिए? 1/2 होना चाहिए। ठीक, हम ऐसा बना सकते हैं। इसकी डिमेंशन को जस्ट मैं उल्टा कर लूँ। ठीक है ना, ये बात समझ आ रही है ना? ये पहली ट्रेनिंग एग्जाम्पल है, ये तो ऐसे जस्ट डमी डाटा लिया और कुछ भी नहीं यहाँ पे किया। ये मेरा इनपुट डाटा है। इसी तरह से आप जरा देखिएगा, ये मेरे वेरिएबल थे जो डील कर रहे थे इनपुट डाटा को, ये मेरे टेंसर थे जो डील कर रहे थे, बड़ी तवज्जो से इस बात को प्लीज सुनिएगा, ये मेरे टेंसर थे जो डील कर रहे थे इनपुट डाटा। ये टेंसर क्या है? अब ये भी वेरिएबल है। मैंने कहा प्रोग्रामिंग के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर हमारे दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक जो इनपुट डाटा को डील कर रहे हैं और दूसरे जो हमारा ट्रेनिंग का डाटा है उससे डील कर रहे हैं। ट्रेनिंग डाटा से मुराद क्या क्या लर्न करते हैं ट्रेनिंग के साथ, क्या गेट करते हैं? पैरामीटर्स। ऐसे वेरिएबल जो पैरामीटर्स को डील करें। अब वो भी हमारे टेंसर हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट, अब इनपुट डाटा से और जो पैरामीटर वाले पैरामीटर्स वेरिएबल्स हैं, इनका आपस में क्या फर्क है? यानी कि इनपुट डाटा को डील करने वाले और नेटवर्क के पैरामीटर को डील करने वाले टेंसर, इनका आपस में क्या फर्क है? वो इंपॉर्टेंट बात है। वो आप नमपाई एरे के साथ नहीं कर सकते, वो टेंसर के साथ कर सकते। वो कैसे करके? अब ये देखें यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात कि आपने जब भी ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं ना जिनके अंदर पैरामीटर की वैल्यूज आएंगी, उनके साथ हमेशा ये वाला पैरामीटर हमेशा आप पास करें। ठीक है, ये वाला आर्गुमेंट हमेशा पास करें। इसके अंदर क्या है बेसिकली? हाँ जी, इस आर्गुमेंट के अंदर क्या शो किया आपने? रिक्वायर्स अंडरस्कोर ग्रेड इज इक्वल टू ट्रू। क्या मतलब, समझ आ रही कुछ? ये बता सकते हैं आप? शाबाश, कोई वजाहत करेंगे इस बात की? इस वाले वेरिएबल का आपने लाजमी
ये बताना चाह रहे हैं कि इस वाले वेरिएबल का लाजमी हमने क्या करना है, ग्रेडियंट्स कंप्यूट करना है। डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी डब्ल्यू, यानी कि विद डब्ल्यू, क्या मतलब, ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी, पार्शियल डेरिवेटिव, या इसे हम डी डब्ल्यू कह दिया। यानी कि जिन वेरिएबल का आपने, ये अभी मैं बताता हूं होता क्या है बेसिकली, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसकी क्या अहमियत है, अभी आने वाली बात, लेकिन अभी जस्ट सिंटेक्स वाइज आपको बता रहा हूं कि ये काम आप नमपाई अरे के साथ नहीं कर सकते जो यहां पे हम कर रहे हैं। दिस इज स्पेशलाइज्ड टू डायमेंशनल अरे, दिस इज स्पेशलाइज्ड एनडी अरे, जिसके अंदर बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डाटा को फिक्स कर सकते हैं कि यहां इसके साथ ग्रेडियंट कंप्यूट होगा और इसके साथ नहीं होगा। इसका क्या फायदा होगा अभी मैं थोड़ी देर तक आपको बताता हूं। पहली बात मैं अभी अब बता रहा हूं सिंटेक्स वाइज कि ये काम आप कर सकते हैं इस वाले वेरिएबल के साथ, लेकिन आप नमपाई अरे के साथ नहीं कर सकते। क्या वाला, कौन सा वाला काम, ये वाला काम, ठीक है, क्योंकि टेंसर जस्ट डेडिकेटेड है किसके लिए, ट्रेनिंग के लिए बेसिकली। इस वाले एनडी डाटा को हम रखा ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग पर्पज के लिए, तो यहां पे हमने ये काम कर लिया। अब देखिए ऐसा करने से हुआ क्या, अब बड़ी तवज्जो से प्लीज, इस वाले कंप्यूटेशन ग्राफ को मैं दोबारा आपको दिखाने लगा। इसकी जरा तस्वीर जो हमने पहले बनाई है, देखें जरा क्या हो रहा है, ये मेरा एक्स डिजाइन मैट्रिक्स है और ये मेरा डब्ल्यू है, पैरामीटर है, ये मेरा बी है। कंप्यूटेशन ग्राफ के अंदर भी हमने कुछ ऐसा ही किया था, वैसा ही मैं कोशिश करता हूँ ऐसा रिपीट कर दूँ। एक्स डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये कोई वैल्यू आ गई जिसे मैं यू कह दूँ फॉर इंस्टेंस। फिर हम क्या करते हैं, ये जी पूरा कंप्यूट करते हैं ना, जी के अंदर क्या होता है, डब्ल्यू एक्स प्लस बी। फिर उसके बाद अगला ऑपरेशन वो क्या है, मैं जी कंप्यूट कर रहा हूं, कैसे करके, यू प्लस बी। इसके बाद हम क्या कंप्यूट करते हैं जी, इस पे हम एक्टिवेशन अप्लाई कर रहे हैं, कोई लॉस फंक्शन, सॉरी ये जी कंप्यूट किया। इसके बाद हम फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ आपने जी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप जी, सिग्मॉइड को अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख दूँ, ए इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई की माइनस जी, ये मेरी आउटपुट है जिसे मैं क्या कह देता हूँ, वाई एफ फॉर इंस्टेंस। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ कि मैं लॉस भी फाइंड कर, लॉस वाला जो ऑपरेशन है वो भी लिख दूँ। ये बेसिकली यही कंप्यूटेशन ग्राफ आपको ऐसे करके दिखाया है, बड़ी तो ये सारा बेसिकली क्या हो रहा है, फॉरवर्ड पास। अब इस वाले फॉरवर्ड पास को इस वाले कंप्यूटेशन ग्राफ के कॉरस्पॉन्डिंग मैं आपको अगर पाई टार्च के अंदर दिखाना चाहूं तो वो कैसे होगा, वेरी सिंपल। सिर्फ ये मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, देखें नमपाई के अंदर आपने क्या लिखा था, इस सिग्मॉइड फंक्शन को जो यहां मैंने मेंशन किया था उसको आपने खुद इंप्लीमेंट करने की जरूरत थी, यहां कोई जरूरत नहीं। पाईटार्च आपको ये फंक्शन प्रोवाइड करती है जिसका नाम क्या है, सिग्मॉइड ही। टॉट डॉट सिग्मॉइड लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, देखें जैसा आपने इंपोर्ट किया टॉर्च, उसके साथ ये सारी चीजें आपको टॉट डॉट मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें प्लस बी ऐड करें, तो वो जो अभी ऑपरेशन मैंने आपको जिसका ग्राफ दिखाया आपको, यानी कि जो फॉरवर्ड पास दिखाया, तो इस एक लाइन से वो सारा फॉरवर्ड पास हो गया, प्रेडिक्शन आपने कर ली, ठीक है। अच्छा इसी तरह से उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप लॉस फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या स्टेटमेंट, कौन सा फंक्शन है जी, बाइनरी क्लासिफिकेशन है, तो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, तो वो फंक्शन हमने अगेन आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो अभी मैं आपको टास्क इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर अब दिखाऊंगा कि स्टिल आप इससे भी सिंप्लीफाइड वर्जन है इसका, जस्ट उस वाले फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए सारा कुछ करते हैं, ठीक है। यानी कि बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी फंक्शन को भी हम कॉल कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे मैं इंशाल्लाह अगली क्लास में आपको बताऊंगा। तो ये फॉर्मुलेशन करके लिख ली। अच्छा जी, इसके बाद हम फर्ज किया जी एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल के कॉरस्पॉन्डिंग ये था, तो मल्टीपल ट्रेनिंग एग्जाम्पल के कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम क्या फाइंड करते हैं, कॉस्ट। कैसे करें, जितनी ट्रेनिंग एग्जाम्पल है उनका भी फाइंड कर, ठीक है। इसी तरह से उसके बाद दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक हमने क्या किया, फॉरवर्ड पास
के अंदर प्रिडिक्शन और प्लस हमने कॉस्ट कंप्यूट कर ली। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या कर रहे होते हैं, आप ज़रा देखिएगा। अब ये बातें जो थोड़ी देर पहले मैंने हाईलाइट करना चाह रहा था, जिसके बारे में जिक्र कर रहा था, वो यहाँ इंशाल्लाह आएंगे। ठीक है, ये प्रिडिक्शन हो गई, ये लॉस कंप्यूट कर लिया, ये हमने कॉस्ट कंप्यूट कर ली। ठीक है, ये क्या फंक्शन है, ऑटोमेटिक ग्रेडियंट कंप्यूटेशन। ये जो कंप्यूटेशनल ग्राफ बनाया है, ये आपने नहीं बनाया, ये पाइटार्च का फ्रेमवर्क हमारे लिए खुद ही बनाएगा एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। और उसके बाद इंटरेस्टिंग बात, आपने कोई ये फॉरवर्ड कंप्यूटेशन के लिए आपने एक मेहनत की है, बैकवर्ड कंप्यूटेशन के लिए आपने कुछ भी नहीं करना। देखिए, अभी मैंने उस फॉर्मुलेशन को दिखाया आपको, जो कंप्यूटेशन ग्राफ बनाया ना, उसकी फॉर्मुलेशन दिखाया। इंशाल्लाह इसी क्लास के अंदर मैं आगे जाके आपको दिखाता हूं कि कैसे हम ये न्यूरल नेटवर्क के साथ हम रिप्लेस करते हैं, और उस न्यूरल नेटवर्क के कॉरस्पॉन्डिंग कंप्यूटेशन ग्राफ पाइटार्च हमारे लिए खुद बनाएगा, एक बात। और दूसरा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बैकवर्ड पास है ना, उसके अंदर जितनी भी कंप्यूटेशन हो रही है, आपको करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। वो कैसे करके होंगी, आपने बस एक काम करना है, आपने ये लिखनी है स्टेटमेंट, कॉस्ट डॉट बैकवर्ड। ऑटोमेटिकली क्या होगा, जितने भी आपके पैरामीटर हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग ग्रेडियंट्स कंप्यूट हो जाएंगे। वो जो आप पहले कर रहे थे ना, देखें, पहले आप कहेंगे इतनी मेहनत की, इट्स फाइन, वो बेसिकली आपको फाउंडेशन बताना मकसद था कि किस तरह से देखें बैकवर्ड पास के अंदर ग्रेडियंट आते हैं, उनकी क्या अहमियत है, कैसे ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम वहां पे काम करता है। ठीक है, तो अब आप जस्ट ये एक लाइन लिखेंगे तो आप होप्स हो गया, आप दिमाग के अंदर वो बात सारी आ रही होगी कि हाँ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वो बैकवर्ड पास की सारी कंप्यूटेशन वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, आपको करने की बिल्कुल भी जरूरत। जस्ट ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ग्रेडियंट कंप्यूट। और मजे की बात, अगर आप देखें, ये फर्क टेंसर के साथ फर्क की बात कर रहे हैं दोबारा से। यहाँ पे W हमारा कौन सा वेरिएबल था, कौन सा टेंसर था, जिसके अंदर नेटवर्क के पैरामीटर आएंगे। आपने ये स्टेटमेंट लिखने के बाद लिखेंगे ना W डॉट ग्रेड, वो क्या करेगा, B डॉट ग्रेड, ये क्या शो करेगा, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली क्या है, दिस इज DW एंड दिस इज DB। ठीक है, मैं बल्कि ऐसा, मैंने इस वाले कोड को ना ऐसे ही लिखा, मैं चले इसे जस्ट डिमॉन्स्ट्रेट करके पैरामीटर की वैल्यू जरा देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं पैरामीटर की वैल्यू देखना चाहूं, ये देखें, उसी कोड को मैं यहाँ पे मैंने बेसिकली इस वाले कोड को लिखा, और इसी कोड को, ये देखें, यही कोड जो मैंने अभी आपको दिखाया है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने प्रिडिक्शन की है, लॉस, कॉस्ट, और उसके बाद बैकवर्ड पास कंप्यूट किया, और उसके साथ हमने ग्रेडियंट्स देख रहे हैं। तो जस्ट इसको मैंने जब रन किया तो देखें, ये मेरे पास क्या है, ये दो टेंसर हैं जिनके अंदर क्या पड़ा है बेसिकली, यानी कि उन टेंसर के अंदर जो वैल्यूज पड़ी हैं, ग्रेडियंट्स की वैल्यू पड़ी हैं, वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। दो पैरामीटर थे ना, ठीक है, 2 डायमेंशनल था ना, 2x1 का था, तो 2x1 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ गई। ठीक है, B एक ही था, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्रेडियंट्स वैल्यू है वो कंप्यूट हो गई। अच्छा जी, ये बातें थी सारी कंप्यूटेशन ग्राफ के कॉरस्पॉन्डिंग। अच्छा, इसी तरह से इंशाल्लाह मैं आप अगली क्लास के अंदर या आज ही क्लास के अंदर शायद कि एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे वेट्स भी जो हैं वो अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यानी कि सिंपल ये प्रोसेस आपने करना होगा कि अभी फॉरवर्ड तो मैंने आपको फॉर्मुलेशन दिखाई, न्यूरल नेटवर्क बनाता हूँ, उसके अंदर बेसिकली एक फंक्शन होगा जिसका नाम होगा फॉरवर्ड, उसको हम कॉल करेंगे, और उसके बाद फिर ऐसे ही हमने कॉस्ट कंप्यूट करनी है। कॉस्ट के लिए भी एक फंक्शन लिखा होगा, हमने उसे कॉल करेंगे, वो हमारे लिए हर तरह की कॉस्ट या लॉस जो है वो हमें कंप्यूट करके देगा।
और उसके बाद बैकवर्ड को कॉल करूँगा तो वो ग्रेडियंट कंप्यूट कर देगा। इसके बाद एक फंक्शन को कॉल करूँगा वो वेट्स अपडेट कर देगा। दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल इन पाईटार्च, ठीक है। अच्छा जी, अब ज़रा हम बात करते हैं ट्रेनिंग प्रोसेस। अब पाईटार्च को यूज़ करके हमने किस तरह से एक न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करना है। तो स्टेप्स क्या हैं, इनसे आगाही आपकी है। देखें पिछले कोर्स के अंदर ही जब हम न्यूरल नेटवर्क की बात करें तो यकीनन आपको याद आ रहा होगा कि हम ऑलमोस्ट इन्हीं प्रोसेस में से गुजरे। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक आपको पहले क्या करना है, नेटवर्क डिफाइन करना है। आपका नेटवर्क कैसा है, एक हिडन लेयर है, 2 हिडन लेयर हैं, 3 है, कितना है, ठीक है, वो आप डिफाइन करेंगे। उसके हाइपर पैरामीटर क्या है, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने हैं, वो आप फिक्स करें, एंड सो ऑन सो फोर्थ। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी आपका डाटा है वो आप उसे बैचेस के अंदर, आपने फॉर एग्जांपल डाटा के डिफरेंट बैचेस बना दिए हैं, तो एक एक बैच जो है आप नेटवर्क को सेंड करेंगे। वो किस तरह से करेंगे, उसके लिए क्या लूप होगी, ऑलमोस्ट वही सारा प्रोसेस जो आपने पहले लूप के साथ किया हुआ। किस तरह से हमने अपने डाटा को अगर डिफरेंट स्मॉल बैचेस के अंदर डिवाइड कर दिया है, मिनी बैचेस के अंदर, तो कैसे हम एक एक बैचेस जो है वो सेंड करते हैं, ठीक है। तो वो लूप की बात होगी। उसके बाद क्या है कि हम उस एक बैच को नेटवर्क के थ्रू सेंड करेंगे तो वो फॉरवर्ड प्रोसेस हो जाएगा। फॉरवर्ड प्रोसेस के बाद प्रेडिक्शन यानी कि हो जाएगी, तो प्रेडिक्शन के बाद हम लॉस कंप्यूट कर रहे होंगे। उसके बाद क्या है, बैकवर्ड पास ग्रेडियंट कंप्यूट करेंगे और उसके बाद वेट्स अपडेट होंगे। तो ये वो सारा प्रोसेस जो जिससे आप गुजरे हैं, अब इसी को हम देखना चाह रहे हैं इन पाईटार्च हम कैसे करते हैं। अच्छा, सबसे पहले प्रोसेस की बात करते हैं। देखें जी, बड़ी ही तवज्जो से प्लीज़, आपने न्यूरल नेटवर्क बनाना है, उसके लिए ना जो पाईटार्च हमें लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है उसका नाम पता क्या है, उसका नाम है, उस मॉड्यूल का नाम है पहली तो torch.nn। इसके अंदर बेतहाशा चीज़ें हैं। ये क्या है, मैं इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर एक बिग पिक्चर बना के ना सभी जो डिफरेंट APIs हैं पाइथन जो पाईटार्च के कॉरस्पॉन्डिंग में प्रोवाइड करता है, जिनको यूज़ करके हम डिफरेंट तरह की फंक्शनैलिटी जैसे नेटवर्क बनाना, इसके अंदर कौन लेयर्स को ऐड करना, डाटा को लोड करना, कौन कौन से हमारे पास APIs हैं, उनका इंशाल्लाह मैं लिस्ट बना के डिटेल से आपको बताऊंगा। लेकिन जस्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि एक नेटवर्क अगर हमने बनाना है तो उसके लिए हमें कौन सी जो पैकेज है जिसे हमने यूज़ करना। अच्छा जी, torch.nn, उसके अंदर एक मॉड्यूल है जिसका नाम मॉड्यूल ही है, एक क्लास है जिसका नाम मॉड्यूल है। इस वाली क्लास को बेसिकली आपने क्या करना है, इनहेरिट करना है। यानी कि आपने कोई नई क्लास बनानी है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ नेट के नाम से क्लास है, तो उस क्लास को आप डिराइव करेंगे किस क्लास से, इस क्लास से। इस क्लास को बेसिकली एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। ये पेरेंट क्लास होगी, नई क्लास को आप बनाएंगे, इस वाली क्लास से ड्राइव करेंगे उसे। एक चीज वो कैसे, मैं भी आपको सेंटेंस दिखाता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या, जब आप यानी एक काम ये करना है आपने सबसे पहले एक क्लास बनानी है नेटवर्क की। नेटवर्क हम बनाने की तरफ जा रहे हैं, तो आपने नेटवर्क की क्लास बनानी है। वो कैसे बनाएंगे कि इस वाली क्लास से आप नई क्लास इनहेरिट करेंगे, एक चीज। दूसरा, ये जो NN डॉट मॉड्यूल है ना, इसके अंदर 2 फंक्शन है जिन्हें आपने हर सूरत इंप्लीमेंट करना है। वो कौन से फंक्शन है, एक है कंस्ट्रक्टर, वो हर क्लास का होता है बाय डिफॉल्ट जिसे कॉल होना है। एक तो आपने इसके कंस्ट्रक्टर की इंप्लीमेंटेशन देनी है खुद से, और दूसरा फंक्शन है उसका नाम है फॉरवर्ड। आपने फॉरवर्ड फंक्शन को हर सूरत ही इंप्लीमेंट करना है। अगर फॉरवर्ड को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो ये क्लास क्या हो जाएगी, जो नई क्लास बनाएंगे वो क्या हो जाएगी, हाँ जी, बेसिकली इस क्लास के लिए वो फॉरवर्ड नहीं होगा। जस्ट लाइक समझ लें, अगर ये मैं इसे एक और कॉन्टेक्स्ट में अगर बताता हूँ, ये वाली NN डॉट मॉड्यूल है, अब ये एक मेरी क्लास है, इससे मैं एक नई क्लास बनाने जा रहा हूँ। अगर मैं किसी फंक्शन को उसके अंदर इंप्लीमेंट नहीं करूंगा तो उसका क्या मतलब है, ओवरराइड नहीं करूंगा तो क्या होगा, क्या नुकसान होगा, पेरेंट क्लास चलेगा। लेकिन मैं तो उसका यूज नहीं करना चाह रहा, तो फिर मेरे लिए क्या जरूरी है, मेरे लिए बीइंग अ प्रोग्रामर जरूरी है कि मैं इस वाले फॉरवर्ड फंक्शन को, जिस फंक्शन का नाम ले रहा हूँ, जिसको मैं कहता हूँ फॉरवर्ड, इसको हर सूरत इंप्लीमेंट करिए ताकि वो इस क्लास का हो। या इसको एक और अंदाज है, जब आप देखें आपकी कोई क्लास है जो, इसे मैं कहता हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसके अंदर जो भी फंक्शन आपने लिखे हैं अगर वो भी एब्स्ट्रैक्ट हैं, ठीक है, मतलब उनकी ब्रैकेट के अंदर आपने कुछ लिखा,
तो अब अगर आप उससे नई क्लास बनाना चाह रहे हैं तो आपके लिए बीइंग अ प्रोग्रामर ज़रूरी है कि जो ड्राइव क्लास है उसके अंदर उन वाले फंक्शन को इंप्लीमेंट करें ताकि ये कंक्रीट क्लास बना सके। ठीक है, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं। तो हम चाह रहे हैं कि इस वाली जो नई क्लास है इसका एक फॉरवर्ड फंक्शन आपने लिखना है, यानी कि इसका तो बता रहा है नेटवर्क अपना होगा ना, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ इसकी जो लेयर्स होंगी ये अपनी होंगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका फॉरवर्ड फंक्शन आपने हर सूरत खुद से इंप्लीमेंट करना है। एक बात तो ये होगी। अच्छा जी, दूसरी बात ये फॉरवर्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात है कि आपने मतलब इसकी इंप्लीमेंटेशन कॉन्टेक्स्ट में एक तो आपने इस वाली क्लास को इनहेरिट करना है, दूसरा फॉरवर्ड फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन नहीं है, दूसरा बैकवर्ड पास के कॉन्टेक्स्ट में आपने कुछ करना है। देखा ना, न्यूरल नेटवर्क बना लिया आपने या उसकी क्लास बना ली है, फॉरवर्ड तो लिख लिया फंक्शन, तो बैकवर्ड को लिखना है आपने। बैकवर्ड फंक्शन को बिल्कुल भी नहीं लिखना, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो पाईटार्च का फ्रेमवर्क है हमारे लिए ऑटोमेटिकली ग्रेडियंट कंप्यूट कर देगा। ये पिछली स्लाइड के अंदर यही बात शो की है, आपने जस्ट लॉस डॉट बैकवर्ड लिखना है तो ऑटोमेटिकली ग्रेडियंट कंप्यूट। तो बैकवर्ड के हवाले से आपने कुछ नहीं करना। इस बात में मैं ज़्यादा एम्फेसिस इसलिए कर रहा हूँ कि ये आपकी असाइनमेंट होगी बिफोर मिड एग्जाम, और उसका पेपर के अंदर उस असाइनमेंट के रिलेटेड कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इस वजह से इस पर ज़्यादा फोकस मैं कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इस पर ज़रा देखिएगा। अब देखिए ये सिंटैक्स है जी, दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है जी, टॉर्च इंप्लीमेंट किया, टॉर्च डॉट एनन और मैंने एलियस बना लिया। ये देखें ये क्लास बनाई जिसको मैंने इनहेरिट किया किससे, एनन डॉट मॉड्यूल से। अब इस क्लास के अंदर मैंने क्या किया, देखें दो चीज़ें की हैं, इसका फंक्शन है, इसका कंस्ट्रक्टर है जिसे मैं इंप्लीमेंट करूँगा, वो लाजमी आप कर रहे होते हैं, और इसके अंदर मैं जो बेस क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, सुपर क्लास को, यानी कि इस क्लास के, और इसके बाद मैं यहाँ पे बेसिकली मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ जो लेयर्स हैं उन्हें डिफाइन करूंगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या करूंगा, लेयर डिफाइन करूंगा। अच्छा, इसी तरह से दूसरा फंक्शन क्या है, फॉरवर्ड। इसके अंदर मैंने क्या करना है, इसके अंदर वैसा ही मामला करना है जैसे मैंने अभी किया था। जैसे मैंने अभी एक स्टेटमेंट लिख ली थी जिसके अंदर क्या है जी, सबसे पहले हमने लिखा टॉर्च डॉट w मल्टीप्लाई बाय x, बिल्कुल उसी तरह से, यानी कि जो एक्चुअल लेयर्स तो आपने बना ली है, आप उन लेयर्स के अंदर कैसे इंप्लीमेंटेशन आप चाह रहे हैं, यानी कि इन लेयर के अंदर आप कोई एक्टिवेशन फंक्शन ऐड नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ जो फॉरवर्ड पास होगा ना इसके अंदर आप पूरी वो कैलकुलेशन कंप्यूटेशन बेसिकली आप बताएंगे कि अच्छा जी ये कंप्यूटेशन हुई, ये इस लेयर ने z कंप्यूट कर दिया और z के बाद एक्टिवेशन फंक्शन ये अप्लाई करना है। अभी शायद ये बातें आपको ज़बानी लग रही हूँ, एब्स्ट्रैक्ट लग रही हूँ, लेकिन डोंट वरी, ये भी मैं कंक्रीट इंशाल्लाह इसको बताता हूँ। तो दूसरी बात मैं क्या कर रहा हूँ कि आपने जो फॉरवर्ड फंक्शन है इसको इंप्लीमेंट करना है, और तीसरी बात क्या है कि बैकवर्ड फंक्शन को इंप्लीमेंट नहीं करना। ठीक है जी, अच्छा जी, इसके बाद चलें जी, ये एग्जाम्पल के तौर पे एक तस्वीर आपके सामने आ गई, यकीनन आप इससे परेशान हो गए होंगे। ये तस्वीर तो हमें इसके अंदर जो कुछ लिखा है शायद हमें पता भी नहीं है, तो डोंट वरी, इस सारे हिस्से को तो अभी आप करें इग्नोर। ये इंशाल्लाह टेंसर फ्लो के बाद मैं पढ़ाऊंगा। ये कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क है बेसिकली, जिसके अंदर ये वाली जो लेयर्स है ना कॉन्वोल्यूशन लेयर्स है। लेकिन इसके बाद ये जो 3 लेयर्स हैं इस पर जरा फोकस करें। ये क्या है, इस पर क्या लिखा हुआ है, इस पर क्या लिखा हुआ है, फुल कनेक्शन, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इन्हें कहते हैं, मैं अभी जो आपने न्यूरल नेटवर्क पढ़ा जरा गौर से देखिएगा, जो कुछ ऐसा था। अगर मैं 2 लेयर्स को दिखाना चाहूंगा आपको, बड़ी तवज्जो से प्लीज, आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं, इसके हर न्यूरॉन को अगली के न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड है। ऐसे कनेक्शन पता क्या कहते हैं, दिस इज फुल कनेक्शन, जैसा लफ्ज़ लिखा ना फुल कनेक्शन, या इस लेयर को कहते हैं ये फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स, या फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स है, या इसे कहते हैं डेंस। ऐसी लेयर्स को कहते हैं ये डेंस लेयर्स है, या ऐसी लेयर को ना पता क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं लीनियर लेयर। न्यूरल नेटवर्क के ये सभी अल्टरनेटिव नाम हैं, मतलब डेंस लेयर, लीनियर लेयर। अभी आप देखेंगे न्यूरल नेटवर्क के अंदर, पाईटार्च के अंदर ना, हमने कोई भी फुली कनेक्टेड लेयर बनानी होगी ना, तो हम लीनियर लेयर वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। तो कैसे करके भी आपको बताता हूँ। या अगर आपने केरास के अंदर आई थिंक सो
जहाँ तक मुझे याद है क्लास के अंदर फुली कनेक्टेड लेयर अगर आपने कोई बनानी है तो वहाँ पे डेंस लेयर का जो नाम है ना वो यूज़ किया जाता है, लेबल यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे बेसिकली ऐसे ही एक नेटवर्क बनाया है हमने जिसके अंदर स्टार्टिंग लेयर का आपको अभी नहीं पता, लेकिन उसकी एंड लेयर जो 3 नज़र आ रही है उनका आपको पता है। यहाँ हम इसे इनपुट दे रहे हैं, नेटवर्क को क्या इनपुट दे रहे हैं, इमेज दे रहे हैं। किस डेटासेट का दे रहे हैं जी, किस डेटासेट का, एमएनएस डेटासेट का। क्या है पता है क्या होता है एमएनएस डेटासेट के बारे में बताया हुआ है, जिसके ऊपर क्या होते हैं, हैंड रिटन डिजिट्स हैं, डिफरेंट ओरिएंटेशन के, डिफरेंट नॉइज ऐड किए हुए, इस तरह के डिफरेंट तरह के इमेजेस 0 से 9 तक डिफरेंट तरह के। तो अब हम ये नेटवर्क को इनपुट देंगे तो नेटवर्क हमें क्या बताएगा, बड़ी तवज्जो से प्लीज। अब जरा मैं जो हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा उसके साथ रिलेट करने लगा। इसने आउटपुट हमें क्या देनी चाहिए, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पे नेटवर्क को, ये मेरा कोई भी नेटवर्क है, डेंस है, यहाँ मैं उसे इमेज दूँ इनपुट जिसके ऊपर कोई डिजिट लिखा है, और फर्स्ट किया मैंने 3 लेयर ही बनाई है, ठीक है। तो आउटपुट में क्या लिख रहा हूँ, कितनी लेयर, कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन होने चाहिए आउटपुट पे, ये वाली प्रॉब्लम ज़हन में रखें। क्लास, ये कौन सी प्रॉब्लम है जी, कौन सी वाली क्लासिफिकेशन, बाइनरी क्लासिफिकेशन या मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। क्या मतलब, आखिरी लेयर के ऊपर हमने 10 न्यूरॉन्स रखने हैं, इसलिए कि 10 प्रेडिक्शन करना चाह रहे हैं। पहला जो है 0 के साथ डील करेगा और आखिरी न्यूरॉन 9 के साथ। और हाँ, जी कंप्यूट करने के बाद हम उसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, सॉफ्टमैक्स, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। तो ये हम इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो अब ये कैसे होगा नेटवर्क, मैं इसका जरा थोड़ा सा आपको इस हवाले से बताना चाहूँगा। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर इसकी इंप्लीमेंटेशन करके मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, ये अब जरा देखिएगा, इस तस्वीर से अगेन आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये वाली जो तस्वीर है ना आपको दिखाई जा रही, इसके अंदर कुछ चीज़ें तो बड़ी ऑब्वियस ही हैं। ये तो बात समझ आ रही है ना कि इसके अंदर न्यूरल नेटवर्क हम बनाने जा रहे हैं। मतलब ये मेरे नई क्लास है, ये मेरी नई क्लास है, और मैं इस वाली क्लास से नई क्लास इनहेरिट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर कंस्ट्रक्टर मैं लिख लूँगा, बिल्कुल वही जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। इसके अंदर अभी आप फॉर द टाइम बीइंग ना, ये वाली जो लेयर्स है ना, इनको तो थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। ये क्या है, ये कॉन्वोल्यूशन लेयर्स हैं, मैं इनके बारे में इंशाल्लाह बताऊंगा अभी मिड के बाद। आप यहाँ पे देखेंगे, ये क्या है लेयर्स, ये 3 लेयर्स हैं, इनके बारे में यहाँ बताया। ये क्या है, एन डॉट लेयर्स। यहाँ आप क्या बताएंगे, 2 इन्फॉर्मेशन आप देंगे। ये क्या है इन्फॉर्मेशन, इससे मैं मिटा देता, ये मल्टीप्लाई ही हो गया, कुछ आ रहा है। 2 इन्फॉर्मेशन जरा देखें, जैसे मिडिल के अंदर एन डॉट लीनियर, उसकी ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर लिखे हुए हैं, बता सकते हैं ये 2 नंबर क्या है। चले आखिरी लेयर को देख लें, शायद आपको समझ आ जाए। 10 से बरात क्या है, ये वाली, इस वाले बारे में बताएं। यानी कि इस लेयर को हम डिफाइन कर रहे हैं, एन लिखा है एन डॉट लीनियर, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, 2 वैल्यूज, क्या क्या है जी, शाबाश। यानी कि लिखा है इस लेयर के, लिखा है एन डॉट लीनियर। देखें जरा आउटपुट कितनी आ रही हैं, 10 है ना इसकी आउटपुट्स, 10 नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं, अगर मैंने 10 बनाए हुए हैं। अब 10 हो गए, ठीक है। तो मैं लिखूंगा आउटपुट कितनी है, इतनी आउटपुट्स हैं, और इनपुट कितनी है, इससे प्रीवियस जो लेयर है। तो जैसे यहां पे लिखी है कितनी है, 84, ठीक है। ये 2 नंबर आपने देने। जब भी आप किसी डेंस लेयर को डिफाइन करना चाह रहे हैं, किसी भी फुल्ली कनेक्टेड लेयर को डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो उससे इनपुट कितनी आ रही है, उससे आउटपुट कितनी हो रही है, दैट्स इट, और कुछ नहीं आपने करना। तो यहाँ पे हमने 3 लेयर बना ली। उसके बाद देखिए जरा, उसके अगला मामला क्या है, फॉरवर्ड पास। दोबारा से मैं अभी कुछ लेयर को निकाल देता हूँ, लेकिन एक जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए एक छोटी सी बात यहाँ पे कह दूँ। एक्स डॉट व्यू क्या करेगा, मतलब एक से मैं एक इनपुट दूँ, चले अभी इसको रहने देते हैं, थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं। मैं जुबानी यहाँ पे आ जाता हूँ, ये इमेज है, इसको मुझे इनपुट देना है न्यूरल नेटवर्क को, कैसे दूंगा, कैसे इनपुट दूंगा, फ्लैट करके। समझ आ रही है बात।
उसमें फ्लैट करूंगा तो जस्ट लाइक मैं व्यू को या फ्लैट रन फंक्शन को कॉल करके मैं उसको वन डायमेंशनल वेक्टर बनाऊं और फिर उसे फॉरवर्ड करूं। अच्छा, उसके बाद मजे की बात, अब जरा देखिएगा फॉरवर्ड प्रोसेस के अंदर बेसिकली क्या है कि आपकी इनपुट क्या थी, आप देखें यहां पे असल काम वो 3 लेयर के साथ जो जुड़ा हुआ है ये है, वो क्या है, x आपका जो वेक्टर है वो इनपुट मिलेगा किसको, fc1 को। बड़ी ही तवज्जो फरमानी है प्लीज आपने, ये बातें आसान से है, मुश्किल नहीं है, लेकिन जस्ट एक खास सेंटेक्स के साथ लिखी है, वो सेंटेक्स है मैं अभी आपको बता रहा हूं। लिखा है f, यहां c, fc एक वेरिएबल का नाम है। कभी आपने ऐसा देखा कि वेरिएबल को मैं कोई वैल्यू पास कर दूं, जैसे आपको यहां पे नजर आ रहा है fc, यहां पे एक वेरिएबल है ना, सेल्फ डॉट fc1, तो मैं लिख रहा हूं fc1 और ब्रैकेट के अंदर क्या पास कर रहा हूं उसे, x1। कभी ऐसा किया आपने? आप तो हमेशा ऐसा करते थे, fc1 डॉट इसका कोई फंक्शन है तो उसे मैं x पास करूं, ऐसे ही था ना। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, पाईटार्च के अंदर आप ऐसा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं कि पाईटार्च के अंदर ये जो वेरिएबल्स हैं ना, ये जो वेरिएबल्स हैं, दे आर कॉलेबल वेरिएबल्स, दे आर कॉलेबल ऑब्जेक्ट्स। ये ऑटोमेटिकली जो इसका ट्रांसलेटर है ना, खुद ही फंक्शन कॉल, कोई फंक्शन बना देगा जिसको ये वैल्यू चली जाएगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, जो हमारा कोई भी स्पेसिफिक टास्क जो हम चाहते हैं वो परफॉर्म हो। मेरी बात समझ आ रही? तो ये आम सिंटैक्स से थोड़ा सा फर्क है कि यहाँ आपने fc1 जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे fc1 और उसे क्या पास कर दिया, x कहाँ से आया, फॉरवर्ड फंक्शन को। बेसिकली आप अपने जब ट्रेनिंग करेंगे ना, अभी मैं उसका कोड इंशाल्लाह लेटर ऑन दिखाऊंगा आपको या अगली क्लास के अंदर दिखाऊंगा कि हम फॉरवर्ड प्रोसेस, मैं नेटवर्क बनाऊंगा, उसके बाद जस्ट नेटवर्क को मैं पास करूंगा अपना डाटा, वो ऑटोमेटिकली अंडर द हुड बेसिकली फॉरवर्ड फंक्शन को पास होगा। फॉरवर्ड फंक्शन को मतलब क्या, उसकी लेयर जो उसके अंदर कोड लिखा है ना, उसी सीक्वेंस के अंदर लेयर्स को पास होगा, जिस सीक्वेंस के अंदर आपने यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखी है। मतलब यहाँ मैंने लिखा है जी fc पहली बार इस वाली लेयर को पास हो, जैसे यहाँ पे पास होगा, फिर जो भी आउटपुट अच्छा देखें ना, ये लेयर को पास होने के बाद आप ये z कंप्यूट हुआ, इसके बाद ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हैं आप, f डॉट, f क्या है, जस्ट ऐसे समझें कि ये वो वाली लाइब्रेरी है, फंक्शनल लाइब्रेरी है, जिसके अंदर डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन डिफाइन है, इंशाल्लाह जिसकी डिटेल में अगली क्लास के अंदर आपको बताऊंगा। लेकिन जस्ट यहाँ पे मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, इन शॉर्ट मैं दोबारा से इसको एलैबोरेट करना चाहूँगा। मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि कैसे एक न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं और उसके अंदर फॉरवर्ड फंक्शन, और कैसे हम उसके अंदर कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट करते हैं, बस और कुछ भी नहीं बता रहा। अगर आपको और कोई डिटेल समझ ना आ रही हो तो बस इस वाली बात को संभाल के रखिएगा, ठीक है। टेक होम मैसेज ये है कि फॉरवर्ड फंक्शन के अंदर हम क्या क्या लिखते हैं वो यहाँ बता रहा हूँ। तो फॉरवर्ड फंक्शन के अंदर आप लेयर का नाम और उसके बाद देखें ये जी कंप्यूट होगा, यानी कि जो लीनियर फंक्शन हमारे लिए क्या करेगा, ये fc1 क्या है, किसी लीनियर लेयर को डिफाइन कर रहा है। लीनियर लेयर बेसिकली क्या करती है, लीनियर लेयर हमारे लिए z कंप्यूट करती है, कैसे करके, w मल्टीप्लाई बाय x, खुद से ही, यानी कि लीनियर का लफ्ज ऑटोमेटिकली हमारे लिए z कंप्यूट कर देगा। z के बाद आपने क्या करना है, उसके ऊपर रीलू को अप्लाई करना है। तो रीलू बेसिकली, रीलू को आप डिफाइन, यानी कि ये जो देखिए दो तरह के फंक्शंस हैं, एक लर्नेबल और दूसरा नॉन लर्नेबल। ये जो जी कंप्यूट करना है ना, जैसे मैं कहूँ जी कंप्यूट करना, ये डिपेंडेंट है किस पे ऊपर, W के ऊपर, यानी कि ऐसे वेरिएबल जो लर्नेबल हैं। बिकॉज ऑफ दैट इनको मैं अपना एक नाम दे रहा हूँ कि ये जो कंप्यूटेशन है ये लर्नेबल वेरिएबल डिपेंडेंट है, तो इसलिए ये लर्नेबल कंप्यूटेशन हुई है। लेकिन दूसरी और ऐसे फंक्शनैलिटी को हर सूरत आप किसी लेयर के साथ जोड़ेंगे, जैसे हमने यहाँ पे जोड़ा। लेकिन दूसरा एक्टिवेशन फंक्शन जो है tan h या सिग्मॉइड, उसके लिए कोई पैरामीटर लर्न करने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं। इस वजह से उसे लेयर का हिस्सा नहीं बनाया, अलग से ऊपर यहाँ पे देखें जी कंप्यूट करने के बाद ऊपर जस्ट हमने f डॉट रिव्यू का रैपर चढ़ा दिया है कि इसका जो भी जी की वैल्यू कंप्यूट हो उसके ऊपर आपने क्या फाइंड करना है, एक्टिवेशन फाइंड कर। तो उसने हमें एक्टिवेशन फाइंड कर दी। अगेन उसे हम x के अंदर रख रहे हैं, जस्ट टू शो दैट कि किस तरह से x को जस्ट ये शो किया कि किस तरह से x आगे आगे मूव होता जा रहा है, बस एक ही वेरिएबल को यूज कर रहे हैं बार बार।
अब x को हम दोबारा देंगे किसको, FC2 लेयर को। ऐसे ही समझे बैकएंड पे पता क्या है, इसको मैं अगर ऐसे कहते हूँ आप समझाने के पॉइंट से, FC2 डॉट लीनियर, उसको क्या पास हो जाए, x, उसके कॉरस्पॉन्डिंग खुद ही ये कोड के कितनी इसकी लेयर है कितनी नहीं है, यानी कोड को ज़रा नीट एंड क्लीन बनाने के लिए ना वो सारा कुछ अंडर द हुड हो रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप जस्ट यहाँ पे लिख रहे हैं FC.2, ऑटोमेटिकली ये वाली लेयर के अंदर से डाटा पास हो रहा है ऑटोमेटिकली। इन अदर वर्ड्स W मल्टीप्लाई बाय x खुद ही कंप्यूट हो रहा है सेकंड लेयर के। उसके बाद फिर दोबारा से देखें आप, रीडू कंप्यूटेशन हो रही है, और आखिरी लेयर पे क्या है, जस्ट आपने यहाँ पे भी इन 9 जो 10 आउटपुट्स हैं उसके लिए z कंप्यूट किया। और मज़े की बात, यहाँ अगर आप चाहें तो सॉफ्ट मैक्स लिख दें, इसके ऊपर जैसे रीलू लिखा ना, f.softmax का रैपर चढ़ा दें। अगर आप नहीं भी चढ़ाते तो अंडर द हुड जब आप क्रॉस एंट्रोपी फंक्शन को यूज़ करेंगे ना, वो आपके लिए सॉफ्टमैक्स खुद इंप्लीमेंट कर देंगे। कहने का मतलब बेतहाशा चीज़ें अंडर द हुड पाईटार्च आपके लिए खुद ही कर रही है। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। अच्छा, इसके बाद ये कोई और, अच्छा इसके अलावा ये फंक्शन तो मैंडेटरी थे जो मैंने आपको बताया, 1 या 2 कंस्ट्रक्टर लिखना और उसके अंदर लेयर डिफाइन करना, और दूसरा फॉरवर्ड फंक्शन लिखना और उसके अंदर कैसे जो आपने लेयर लिखी हैं उनको यूज़ करना है, और तीसरा इसके अलावा कोई और फंक्शन लिखना चाहे ना आप, जितने भी फंक्शन आप लिख सकते हैं जैसे किसी क्लास के अंदर लिखते हैं। ठीक है, इसका तल्लक जो है वो कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क के लेयर के साथ था, इस वजह से यहाँ मैं ऐसे डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन आपने करना चाहें, यानी इस कहने का मतलब यहाँ कोई भी लेयर डिफाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये जितनी बातें मैंने आपको एक इमेज के साथ दिखाई हैं वही बातें यहाँ पे आपको थोड़ा सा एलैबोरेट करके दिखा दी हैं, वही सारी चीज़ें। ठीक है, कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिख दिया है, यहाँ पे देखें वो 3 लेयर्स, इन वाली लेयर को फॉर द टाइम बिंग भले भूल जाएं, ये जो कुछ भी लिखा है यहाँ पे, ये फुल्ली कनेक्टेड लेयर के कॉरस्पॉन्डिंग ये सारा कुछ हो रहा था। इसे आपने 2 इनपुट्स देनी है, ठीक है, 1 और 2, यहाँ 1 और 2, ये सारा कुछ आपको दिखाएं। और ये देखें फॉरवर्ड पास, दोबारा से फॉरवर्ड पास के अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड पास का सिंटेक्स जस्ट इसे x इनपुट मिलेगी, ठीक है, और यहाँ तक जो है ये कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क के साथ बिलोंग करती थी, इसको भले रहने दें। ये आखिरी देखें, ये सारी वो फुली कनेक्टेड लेयर हैं जिन्हें मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और एंड पे x आउटपुट ही हम रिटर्न करना जो बेसिकली हमारी प्रेडिक्शन होगी। ठीक है, तो चलें जी, यहाँ तक ही बात रखते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह यहीं से जो है ना सिलसिला अगली क्लास के अंदर शुरू करेंगे। ठीक है, कोई और सवाल? ठीक है, बस करेंगे, आप चाह रहे हैं कि कंटिन्यू करेंगे? चलें ठीक है।